हेलो। इस लेक्चर में हम लोग बैंड गैप मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, उसके लिए बैंड गैप मॉडल दिखाया था। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको याद होगा कि एक लोअर बैंड है जिसको हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड, एक अपर बैंड है जिसको हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। सिलिकॉन के केस में दोनों ही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में 4n स्टेट्स हैं। T इक्वल टू 0 केल्विन पे सिलिकॉन के अंदर, क्योंकि बैलेंस आउटर शेल्स में 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। T इक्वल टू 0 केल्विन से ज्यादा किसी भी टेम्परेचर पे हम देखें तो थर्मल एनर्जी के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर चुके हैं। तो बैलेंस बैंड में आपकी वैकेंसीज रह जाएंगी, जबकि कंडक्शन बैंड में कुछ एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए बैंड गैप मॉडल से उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर्स को कैसे समझ सकते हैं बैंड गैप मॉडल से। पहले कंडक्टर्स की बात करते हैं। देखो, कंडक्टर्स में अपने को चाहिए लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मैंने लेफ्ट में यहाँ पे ड्रॉ किया है, पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास एक पार्शियली फिल्ड बैलेंस बैंड हो, यानी एक बैलेंस बैंड हो जो पूरा फिल्ड नहीं है, थोड़ा सा एम्प्टी है ऑलरेडी। और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही स्मॉल बैंड गैप, जैसे कि आप सोचे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है ना, उससे एक नीचे आ जाइए। एटॉमिक नंबर 13 इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के केस में सोचो, बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ स्टेट्स तो 4n ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3n होंगे, यानी 1n स्टेट्स एम्प्टी होंगी। तो वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, और बैंड गैप भी उसमें कम है। अगर ऐसा है ना, तो देखो, एक तो कुछ वैकेंसीज तो ऑलरेडी आपकी, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बैलेंस बैंड आपका ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इवन T इक्वल टू 0 केल्विन पे भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं। और थर्मल एनर्जी की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्मॉल बैंड गैप भी है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो एक और वैकेंसी यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, अगर आप डायग्राम में देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करा है। तो ये वाला जो वैकेंसी है, ये तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण आया है, लेकिन ये जो साइड में 3 वैकेंसीज है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, जैसे एल्यूमिनियम के लिए होगा। एक और पॉसिबिलिटी भी है, मतलब दूसरा भी पॉसिबिलिटी है कंडक्टर्स के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उनमें कुछ बैंड गैप है ही नहीं, वो ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के कंडक्टर्स भी पॉसिबल है। तो अगर वो ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं, जो मैंने शेड किया है यहाँ पे रेड में, ये आपका ओवरलैपिंग रीजन आपको दिख रहा है, तो अब की बार जो है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बड़ा इजीली जंप कर सकते हैं वो। इवन अगर हायर लेवल से भी जाना है तो बहुत कम थर्मल एनर्जी से ही जंप कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी टेम्परेचर पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आपको अवेलेबल हो जाए। ओके, तो ये हो गया कंडक्टर्स की बात। इनफैक्ट अब आप शायद समझ ही चुके होंगे कि अगर इंसुलेटर्स की बात अपने को करनी है, तो इंसुलेटर्स के केस में बैंड गैप मॉडल हमारा कैसा होना चाहिए, बैंड गैप डायग्राम कैसा होना चाहिए। देखो, इंसुलेटर्स में हम बोलते हैं ऑलमोस्ट जीरो चार्ज कैरियर्स, बहुत ही कम फ्री चार्ज कैरियर्स है हमारे पास। तो वो कैसे हो सकता है? आपके पास एक कंडक्शन बैंड है जो कि एम्प्टी हो, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही लार्ज बैंड गैप हो। तो थर्मल एनर्जी की वजह से बहुत रेयरली कोई इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर पाए। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी है, और जो बैंड गैप है, एज अ थंब रूल, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की जंप करने की जो पॉसिबिलिटी है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो बहुत ही रेयर हो जाती है। तो ये इंसुलेटर्स का एक केस है। एक्चुअली इंसुलेटर्स के लिए एक और केस है जो मैंने इसमें अभी शो नहीं किया है, लेकिन इंसुलेटर्स के लिए ऑब्वियसली एक और केस होगा
जो कि नोबल गैसेस में होता है, जिसमें कि आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो नोबल गैसेस में ये होता है ना, कोई भी आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इंसुलेटर्स के केस में एक और पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो कि नोबल गैसेस में है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड। इस केस में भी कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। ठीक है, ओके, इंसुलेटर्स हो गया, कंडक्टर्स हो गया। सेमीकंडक्टर्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको दिखाया बैंड गैप जो है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो इंसुलेटर मान रहे हैं। और आपका कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड ना हो। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो ही वो सेमीकंडक्टर है। कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा वैलेंस बैंड भी कंडक्शन बैंड भी, तब तो वो नोबल गैस हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये 3 आपके बैंड गैप डायग्राम्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमें पढ़ने हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जो भी एलिमेंट या कंपाउंड है आपका, केवल वो एलिमेंट या कंपाउंड है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड नहीं की हुई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने कुछ इम्प्योरिटी ऐड की होती है। जैसे अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, तो सिलिकॉन में आप सिलिकॉन के साथ साथ कोई और एटम्स ऐड कर दें। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, सिलिकॉन से ऊपर है फास्फोरस, नीचे है एल्यूमिनियम। तो अगर सिलिकॉन के अंदर आप एल्यूमिनियम ऐड कर दें तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। हमें आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन में अगर आप ऐड करते हैं फास्फोरस तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मतलब कोई इंप्योरिटी नहीं है, एक्सट्रिंसिक मतलब आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब देखो, इंट्रिंसिक सिलिकॉन के लिए बॉन्ड मॉडल और बैंड गैप डायग्राम दोनों हम पहले ही देख चुके हैं, तो मैंने दोनों जल्दी से छोटे छोटे ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। इंट्रिंसिक में आपको दिखाया मैंने बॉन्ड मॉडल में, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे तो हम जानते हैं कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा ही बैंड गैप डायग्राम से हम देख सकते हैं, वैलेंस बैंड से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जंप कर गए तो वैलेंस बैंड में 2 वैकेंसीज आ जाएंगी, कंडक्शन बैंड में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन से, दोनों ही मॉडल से आप समझ रहे होंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर नंबर ऑफ होल्स देखें तो, और यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो दोनों में सेम आएगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बना, एक ही वैकेंसी बनी। जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप किया तो एक होल बना, एक वैकेंसी बनी वैलेंस बैंड में, और एक इलेक्ट्रॉन आया कंडक्शन बैंड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NH से, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Ne से। और ये इंट्रिंसिक के लिए हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है तो H या E की जगह कभी कभी इसको लिख देते हैं Ni। Ni का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, दोनों चार्ज कैरियर्स की सेम ही आएगी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हो गया इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में पहले हम एग्जांपल लेते हैं एन टाइप मटेरियल का। तो एन टाइप मटेरियल का क्या मतलब है, एन मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि आपके नेगेटिव वाले चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। अगर आप उसके अंदर कोई ऐसी इंप्योरिटी डाल दे जो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस के अंदर आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप सिलिकॉन में ऐसी इंप्योरिटी डाल दें जो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के बाद। तो यानी वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ठीक है, तो वही देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एन टाइप का एग्जांपल मैंने लिया सिलिकॉन विद फास्फोरस इम्प्योरिटी।
जरूरी नहीं है फास्फोरस, कोई भी ऐसा एटम जिसमें कि 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, उससे एन टाइप बन जाएगा। तो क्योंकि फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने डाली तो उसको हम बोलेंगे डोनर एटम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो इस केस में क्या होगा, कुछ जो आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर है सिलिकॉन क्रिस्टल का, उसमें कुछ सिलिकॉन के एटम्स को फास्फोरस ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पहले सिलिकॉन एटम था, लेकिन अब जो है इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद फास्फोरस आ गया। इसने हमेशा की तरह जैसे सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो अपने आसपास 4 नेबर के साथ इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं। लेकिन फास्फोरस के बाद क्या है, फास्फोरस के पास क्या है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। वो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि फास्फोरस एटम के आसपास मान लीजिए रोटेट कर रहा है, फास्फोरस न्यूक्लियस के पास है। लेकिन ये जो एटम है ना, ये अनस्टेबल है ना, क्योंकि ये बॉन्ड में नहीं है। ठीक है, एज कंपेयर टू बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल है, लोअर एनर्जी पे है, उनके ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि वो 2 एटम्स के साथ शेयर्ड है। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे केवल एक एटम के साथ है, किसी बॉन्ड में नहीं है, ये अनस्टेबल एटम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इसको फ्री कराना ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है और इजिली फ्री बन सकता है। इस केस में थोड़ी सी भी आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाए, लेकिन नोटिस करोगे ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ ना, तो कोई बॉन्ड वेकेंसी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है ना, ये क्योंकि किसी बॉन्ड में नहीं था ना कि इसको फ्री करने पे कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इस केस में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की हम बात करें, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। इनफैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलमोस्ट उतने ही होंगे जितने की नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स है। एक्चुअली थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि कुछ सिलिकॉन एटम्स के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, एंड अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स। तो जितने डोनर एटम्स की नंबर डेंसिटी है अप्रोक्सीमेटली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, यही चीज देखिए मैं बैंड डायग्राम से भी आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब देखो बैंड डायग्राम में एक तो आपका यूजुअल वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ड्रॉ की है। क्या है एक एक्स्ट्रा चीज, हमने ड्रॉ किया एक डोनर लेवल, जो कि कंडक्शन बैंड के बहुत पास में है। तो कंडक्शन बैंड के बहुत पास में क्यों है, थोड़ा सोच के देखिए। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के आसपास, क्या ये फ्री है? नहीं, एकदम फ्री तो नहीं है, अभी फास्फोरस के साथ तो है ये इन्वॉल्व। ठीक है, फास्फोरस के अराउंड रोटेट कर रहा है, फ्री करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की तो जरूरत है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री है ना। थोड़ा सा ही एनर्जी देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, यानी थोड़ा सी एनर्जी इसमें दे देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। इसलिए देखो डोनर लेवल जो है ना कंडक्शन बैंड के एकदम पास में है, यानी ऑलमोस्ट फ्री है इलेक्ट्रॉन्स। तो डोनर लेवल पे आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही डोनर लेवल पे इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, तो ये जो है जंप कर जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड में, और जब ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमने दोनों तरीके से समझ लिया, इसको बॉन्ड मॉडल से भी समझ लिया और बैंड वाले डायग्राम से भी समझ लिया। अच्छा, नंबर डेंसिटी, मैंने बोला था एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डोनर एटम्स के नंबर डेंसिटी के इक्वल है। एक चीज है, ठीक है, तो इसको हम डिराइव नहीं करने वाले, डायरेक्टली लिख देंगे, यूज करेंगे रिजल्ट अगर कभी होगा तो। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं ये नेक्स्ट रिजल्ट, बट फिर भी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन, वो हमेशा इक्वल टू रहेगा एन स्क्वायर के। याद करिए एन क्या था, एन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों सेम होती है इंट्रिंसिक में, एन मतलब इंट्रिंसिक। तो
किसी भी सेमीकंडक्टर में, जैसे सिलिकॉन का कोई भी वेरिएशन आप ले लेंगे ना, चाहे एन टाइप, पी टाइप, कैसे भी इम्प्योरिटी आप ऐड कर दें, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ni² के इक्वल आएगा। मतलब कि आपका जो है अपने आप ही हमेशा, अगर आप एक टाइप की चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जैसे कि एन टाइप में हमने इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नंबर डेंसिटी इंक्रीज की, तो होल्स की नंबर डेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज करनी ही करनी। ओके, तो ये हो गया दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप समझ चुके होंगे कि पी टाइप में उल्टा होता है। सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं एक ऐसा इंप्योरिटी ऐड कर दूं जिसमें 4 से कम आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यानी 4 से कम मतलब जैसे मान लीजिए 3 है, तो ट्राइवेलेंट, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, उस एटम को हम बोल सकते हैं, उस इंप्योरिटी को बोल सकते हैं ट्राइवेलेंट। तो अगर हम 4 से कम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स वाली इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एज एन एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम में 3 ही आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम अगर आप ऐड कर देंगे सिलिकॉन के अंदर तो उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया, सिलिकॉन विद एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी लेंगे तो हो जाएगा पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। अच्छा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम्स है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल में कुछ सिलिकॉन एटम्स को मान लो एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दो, तो क्या होने वाला है भाई, एल्यूमिनियम के पास तो जो है 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स तो यहाँ पे बना लेगा, लेकिन जो फोर्थ बॉन्ड बनेगा वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ बॉन्ड में केवल सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस वाले सिलिकॉन से तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो इसीलिए जो फोर्थ बॉन्ड है आपका ये कंप्लीट नहीं है। यानी कि जैसे आपने एल्यूमिनियम डाला यहाँ पे ऑलरेडी विदाउट एनी बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड हमने ब्रेक नहीं किया है, ऑलरेडी ये कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वेकेंसी क्रिएट हो चुकी है या फिर होल क्रिएट हो चुका है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वेकेंसी आपकी क्रिएट हो गई है विदाउट क्रिएटिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि हमने बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक करते हैं तब तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होता है और एक वैकेंसी भी क्रिएट होती है। यहाँ पे विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो वैकेंसी क्रिएट हुई लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं नंबर डेंसिटी देखूं तो वैकेंसीज की यानी होल्स की नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर से नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ऑलमोस्ट उतनी होगी जितना कि नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स होगा। ठीक है ना, जितने भी एल्यूमिनियम एटम्स हैं, हर एल्यूमिनियम एटम की कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैकेंसी आने वाली। थोड़ी सी वैकेंसीज जो है बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण सिलिकॉन से भी आएंगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। यहाँ पे नोटिस करो ये जो कैपिटल है ना, ये एक्सेप्टर एटम के लिए, सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए। अच्छा, फिर से किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne into NH ये आपका Ni² के इक्वल तो रहेगा ही। ये हमने इसको बॉन्ड मॉडल से समझा, अब इसको बैंड गैप डायग्राम से देखते हैं। अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो क्या वो जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसीज होल्स जो है आपके बैलेंस बैंड में होते हैं, बैलेंस बैंड आपका लोअर एनर्जी वाला बैंड होता है। अब नोटिस करो, मान लो कोई एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, मान लो ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो गया सिलिकॉन के साथ। ये बॉन्ड अगर मेरा ब्रेक हुआ, एक्चुअली एक और सिलिकॉन एटम दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ, मान लो यहाँ पे भी एक सिलिकॉन एटम है और सिलिकॉन एटम के साथ ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हुआ। ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हुआ तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी बन जाएगा और एक वैकेंसी बन जाएगी। अब थोड़ा सोच के देखिए कि दो वैकेंसीज है, किसकी एनर्जी कम होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शंस है, वो इस वैकेंसी में भी जा सकता है और इस वाली वैकेंसी में भी जा सकता है।
कहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होने वाला है जब वो ऐसे बॉन्ड में है जिस बॉन्ड में दोनों साइड सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स है। देखो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है। सिलिकॉन के न्यूक्लियस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो सिलिकॉन सिलिकॉन का जो बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में कम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये एल्यूमिनियम वाली वैकेंसी में आएगा ना, तो वो वाला जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल होगा, वो इतना स्टेबल नहीं है जितना सिलिकॉन सिलिकॉन वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर थोड़ी कम होगी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम एटम से यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हमारी आई, ऑलमोस्ट हमारी वैकेंसीज तो आ रही हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज है ना ये सिलिकॉन के बैलेंस बैंड में नहीं आने वाली। बैलेंस बैंड में जो लोअर एनर्जी होता है ना, उतना लो एनर्जी नहीं आएगा इसका, थोड़ा सा बैलेंस बैंड से ऊपर एनर्जी आने वाली है इसकी। तो वही देखो मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, ये आपका बैलेंस बैंड है, और जो एक्सेप्टर लेवल है जहाँ पे वैकेंसीज आपकी बन रही है वो थोड़ा सा बैलेंस बैंड से ऊपर है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करे, उसके बाद उसे एल्यूमिनियम एटम वाले और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एटम वाले बॉन्ड में जाना ना, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, वो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा इस प्रोसेस में। सिलिकॉन सिलिकॉन से अगर वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम वाले बॉन्ड में जा रहा है तो उसको एनर्जी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर आपका एक्सेप्टर लेवल है, जिसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा थर्मल एनर्जी उन्हें दे दो। आई होप ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं करंट डेंसिटी की इक्वेशन सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने कंडक्टर्स के लिए इक्वेशन देखा था, आपको पिछले लेक्चर में मैंने याद दिलाया था, फिर से याद दिला देता हूँ। कंडक्टर्स के लिए हम लिखते हैं J इक्वल टू एनी वी डी, एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी डी ड्रिफ्ट स्पीड को मैं मोबिलिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू आपका मोबिलिटी। तो ये हमारी करंट डेंसिटी होती थी फॉर कंडक्टर्स। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, और दोनों से जो करंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, करंट दोनों से सेम डायरेक्शन में आते हैं। तो जब हमें करंट डेंसिटी का इक्वेशन लिखना है तो दोनों के करंट डेंसिटी को ऐड करना है। यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं करंट डेंसिटी की इक्वेशन लिखूं, ये देखिए ऊपर तो मैंने आपको बस यही याद दिलाया हुआ है कंडक्टर्स के लिए जो बात हमने की थी। सेमीकंडक्टर के अगर मैं लिखूं तो मुझे दो टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। मैं बोलूंगा जे टोटल, टोटल जो करंट डेंसिटी आपकी होल्स के कारण भी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। होल्स के कारण जो करंट डेंसिटी आ रही है उसको आप लिख सकते हैं वही एन ई म्यू ई, जो अभी मैंने कंडक्टर के लिए बताया था ना, सेम फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। एन ई वी डी जो होता है उसको आप लिख सकते हैं एन ई इंटू म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल्स के लिए नंबर डेंसिटी होल्स का यूज करेंगे, चार्ज तो फिर से ई है, म्यू मोबिलिटी जो है होल्स की यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे होल्स के लिए एन एच ई म्यू एच ई, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के करंट डेंसिटी अगर लिखोगे तो एन ई नंबर डेंसिटी इस बार इलेक्ट्रॉन्स की, म्यू ई मोबिलिटी इस बार इलेक्ट्रॉन्स की। हम लोग जानते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मोबिलिटी कंपेयर करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट जो आता है वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से, जबकि होल करंट जो आता है वो आता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। तो मैंने आपको बताया था कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना मुश्किल है, इसीलिए मोबिलिटी ऑफ होल्स जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम आता है। ऊपर भी देखिए ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, दोनों करंट डेंसिटीज को ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली जो कंडक्टर में इक्वेशन आती थी आपकी करंट डेंसिटी की सेम ही है, बट इस बार हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के लिए वो इक्वेशन लिखना है, दोनों के लिए वो टर्म लिखना है और फिर ऐड कर देना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर में हमें होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट का रेशियो गिवन है, लेट्स से 1/25। आपको नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ये रेशियो भी गिवन है 1/10। हम निकालना चाहते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये रेशियो क्या होगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करें इसको। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि होल करंट बाय इलेक्ट्रॉन करंट, ये पहली बात तो एक करंट की बात कर रहा है तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया, लेकिन एरिया तो हमारा दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। करंट डेंसिटी की वैल्यू लिखो। होल्स के लिए करंट डेंसिटी होगी NHE म्यू H इंटू E, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी NEE म्यू E इंटू E। अब ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में करंट्स का रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में, करंट्स का रेशियो है 1/25 और नंबर डेंसिटीज का रेशियो गिवन है 1/10। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/25 इक्वल टू आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय म्यू H बाय म्यू E। क्वेश्चन में मैंने म्यू E ऊपर पूछा हुआ है, तो म्यू E बाय म्यू H कितना आ जाएगा देखो। म्यू E बाय म्यू H तुम्हारे पास आ रहा होगा 25/10 यानी कि 5/2। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में एटलीस्ट जो डेटा गिवन है उससे अपने को क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन करंट की मोबिलिटी यहाँ पे 2.5 टाइम्स ज्यादा है होल करंट की मोबिलिटी के कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की।